तो अब हम लोग देखेंगे ना आव्यूह के अवयव क्या है, आव्यूह के अवयव। अगला हेडिंग है आव्यूह के अवयव। देखिए समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे, समुच्चय पढ़े होंगे। तो समुच्चय में क्या होता है, जैसे समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। जैसे किसी समुच्चय को बनाने में जिन वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं समुच्चय के अवयव। उसी तरह आव्यूह के अवयव होते हैं, यानी कोई भी आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कोई भी आव्यूह जिन संख्याओं से बनता है या बनाया जाता है उसे हम कहते हैं आव्यूह के अवयव। क्या कहते हैं, उसे आव्यूह के अवयव कहते हैं। और एक बात और जान जाइए, किसी भी आव्यूह के अवयव को हम हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 क्या है, इस आव्यूह का एक अवयव है। 5 क्या है, इस आव्यूह का एक अवयव है। 9 क्या है, इस आव्यूह का एक अवयव है। आव्यूह के अवयवों को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, कामा वामा नहीं लगाया जाता। वैसे सीधे पंक्ति या फिर स्तंभ के रूप में सजा के लिख देंगे। ये एक तरह से एक आयताकार सारणी ही तो है, आयताकार। जैसे देखिए अभी ये बन रही है, ये एक तरह से क्या है, ये आयताकार सारणी बन रही है। लंबाई इसकी ज्यादा है, चौड़ाई कम है कि नहीं। तो ये एक आयताकार सारणी भैया, 3 दूनी 6 संख्याओं को यम पंक्ति और यन स्तंभ के रूप में लिखा गया है। तो आव्यूह की परिभाषा के अनुसार ये एक आव्यूह है। और आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं, आव्यूह के अवयव माने कोई भी आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है या जिन संख्याओं द्वारा बनाया जाता है उसे हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे ये है ये, और आव्यूह के अवयवों को हमेशा मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर 1 क्या है, इस आव्यूह का एक अवयव है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। अब जैसे मान लीजिए इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, ऐसे चलिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, 3 स्तंभ है 2 पंक्ति है। तो इस आव्यूह का क्रम हुआ 2 गुणे 3। किसी भी आव्यूह के क्रम को यहाँ दाहिनी तरफ नीचे ऐसे लिखा जाता है और वो भी कोष्टक में। अगर मान आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या होती है, अगला हेडिंग है आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कहते हैं। देखिए क्रम को ही कोटि कहते हैं या कोटि को ही क्रम कहते हैं, 2 नामों से जानते हैं। तो आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या कहते हैं, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति हो, कितनी पंक्ति हो, यम पंक्ति हो तथा यन स्तंभ हो, यम पंक्ति हो तथा यन स्तंभ हो, तो उस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि यम गुणे यन। तो उस आव्यूह को हम यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं या यम गुणे यन कोटि का आव्यूह कहते हैं, जिसमें यम पंक्तियों की संख्या और यन स्तंभों की संख्या। देखिए एक बात नोट कर लीजिए दिमाग में कि किसी भी आव्यूह के क्रम अथवा कोटि को लिखने के लिए पहले पंक्ति को लिखा जाता है, फिर बाद में स्तंभ को। देखिए कैसे याद रखेंगे, प से पहले प से पंक्ति, नाम दोनों में प अक्षर है। प से पहले प से पंक्ति, यानी पहले कौन लिखा जाएगा, पंक्ति। जब पहले पंक्ति लिखी जाएगी तो बाद में किसका नंबर आएगा, स्तंभ का। यानी कि किसी भी आव्यूह के क्रम अथवा कोटि को लिखने के लिए पहले पंक्ति का उपयोग किया जाता है, फिर स्तंभ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर किसी आव्यूह में मान लीजिए 4 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो उस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि होगा 4 गुणे 2। अगर किसी आव्यूह में 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो उस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि होगा 1 गुणे 3। अगर किसी आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो उस आव्यूह का क्रम होगा 3 गुणे 3। देखिए इस तरह के क्रम का कोई भी आव्यूह हो वो एक वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो अभी तक हमने आव्यूह की परिभाषा बताई आप लोगों को, आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या होता है, आव्यूह के अवयवों को कहाँ पे लिखा जाता है,
ना। ये सब सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे अच्छा, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, किसी भी आव्यूह में, अच्छा किसी भी आव्यूह का क्रम अगर यम गुणे n का है तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि उस आव्यूह में यम पंक्ति और n स्तंभ है, ठीक है। या ऐसा इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर किसी आव्यूह में यम पंक्ति और n स्तंभ हो तो समझ लीजिए कि उस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि यम गुणे n का होगा। यम मतलब वो आव्यूह यम गुणे n क्रम का या यम गुणे n कोटि का होगा। किसी भी आव्यूह में ये जरूरी नहीं है कि आव्यूह में जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ भी हो। देखिए परिभाषा कहती है कि एक आयताकार सारणी बननी चाहिए, ठीक है। आयताकार सारणी का मतलब पंक्ति कुछ और होगी तो स्तंभ कुछ और होगा। हम कह रहे हैं 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो जाए तो क्या वो आव्यूह नहीं होगा? वो होगा आव्यूह। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर, ये जरूरी होता है सारणिक में। सारणिक में ये जरूरी है कि जितने पंक्ति हो उतने स्तंभ हो, क्योंकि सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। अब लेकिन आव्यूह वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। यानी किसी आव्यूह में 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 4 पंक्ति 4 स्तंभ भी हो सकते हैं, या 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 पंक्ति 3 स्तंभ, या 2 पंक्ति 4 स्तंभ, या 4 पंक्ति 2 स्तंभ, कुछ भी हो सकता है आव्यूह में। और यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति और n स्तंभ है, जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो समझ लीजिए उस आव्यूह में अवयवों की संख्या 3 गुणे 2 मतलब 3 दूनी 6। अगर किसी आव्यूह में 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है तो समझ लीजिए उस आव्यूह के अवयवों की संख्या 3 चौके 12। अगर किसी आव्यूह में 4 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो उस आव्यूह के अवयवों की संख्या 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8 होंगे। इस बात को नोट करिएगा दिमाग में। अब आगे चलते हैं आव्यूह का निरूपण। देखिए जिस तरह से समुच्चय का निरूपण होता है, कक्षा 11th में आप लोग पढ़े होंगे समुच्चय। समुच्चय का निरूपण क्या होता है? समुच्चय का निरूपण हमेशा माने समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा कैपिटल अक्षर के साथ निरूपित किया जाता है। उसी तरह किसी भी आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। देखिए अब किसी भी आव्यूह के नाम को, जैसे आव्यूह ए है 1 3 5 4 6 -2 1 7 -3, इस तरह का कोई आव्यूह है तो ये एक वर्गाकार आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो इसको निरूपित करने के लिए, इसके नाम को मतलब प्रकट करने के लिए, निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, S किसी से भी निरूपित किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी आव्यूह, जैसे यही एक आव्यूह है, ये एक आव्यूह है, ये जो 6 है इस आव्यूह का कौन सा तत्व है, कौन सा अवयव है? अगर देखा जाए तो ये दूसरी पंक्ति का अवयव है और दूसरे स्तंभ का अवयव है। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वही अवयव है 6। यानी कि दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव है। यानी कि इसको हम कहेंगे, देखिए पंक्ति को हम लोग आई से व्यक्त कर देंगे। अब पंक्ति को चूंकि रो से व्यक्त करते हैं, रो माने आर, यानी आर रो हो गया, पंक्ति हो गया। लेकिन यहां पर तत्व को जो व्यक्त करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर किसी आव्यूह का ये 7 ले लीजिए, कौन सा अवयव है? तो 7 तो है तीसरी पंक्ति का अवयव और दूसरे स्तंभ का अवयव है। यानी 3वें पंक्ति और 2वें स्तंभ का अवयव है, यानी 3-2वां स्तंभ है। 3-2वां अवयव है, 3-2वां। जैसे कहते हैं ना कि आई जेवा, आई और जे क्या है? आई पंक्ति के स्तंभ को व्यक्त करता है और जे स्तंभ के आई जो है वो पंक्ति के अवयव को व्यक्त करता है और जे जो है वो स्तंभ के अवयव को व्यक्त करता है। तो अगर किसी आव्यूह का आईवा
आईवा अवयव है कोई और जेवा अवयव है तो उसको कहते हैं आई जेवा अवयव। आई जेवा अवयव। आई किसको व्यक्त करता है? पंक्ति को। आई किसको व्यक्त करता है? पंक्ति को। और जे किसको व्यक्त करता है? मान लीजिए कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी आव्यूह के आईवे पंक्ति का कोई अवयव हम ले रहे हैं और जेवे स्तंभ का कोई हम अवयव ले रहे हैं तो वो कहलाएगा उसका आई जेवा अवयव। आई जेवा अवयव। अगर किसी आव्यूह के हम पहले पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का, पहले पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव ले रहे हैं तो वो कहलाएगा 1-3 वां अवयव। ठीक है, ये कौन सा अवयव है? इस आव्यूह का पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का यानी 1-3 वां अवयव है। आई जेवा अवयव इसी को कहते हैं ना। इसको हम जैसे कहते हैं ना कि देखिए आव्यूह के अवयवों को अगर देखा जाए तो कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए है, ठीक है, देखना पहला जो अवयव है A11 से व्यक्त किया जाएगा, दूसरा अवयव A12 से व्यक्त किया जाएगा, तीसरा अवयव A13 से व्यक्त किया जाएगा। जो अब देखिए यहाँ का जो अवयव है वो A21 से यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A41 यानी चौथी पंक्ति पहला स्तंभ, A42 यानी चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A43 यानी चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से अवयवों का जो है कि स्थान निरूपित किया जाता है। अब जैसे यहाँ का कोई अवयव है तो A32वां अवयव कहेंगे, यहाँ का कोई अवयव है जैसे इसी को आई इसी को जे कहे तो A आई जेवा अवयव। ठीक है, A आई जेवा अवयव। अब आगे आता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, देखिए आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। अगला टॉपिक आता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं? देखिए आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग बारी बारी से आव्यूहों का प्रकार पढ़ेंगे। पहला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। क्या है भैया? क्षैतिज आव्यूह। देखिए क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए क्षैतिज का मतलब होता है जैसे पृथ्वी है, ये जमीन है, इस जमीन के ठीक पैरेलल क्षैतिज हो गया वो। तो ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम ऐसे कोई भी रेखा खींचेंगे हम लोग तो वो क्षैतिज होगा। अपनी कॉपी पे हम ऐसे कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो क्षैतिज होगा। इस तरह से कोई लाइन बोर्ड पर खींची जाएगी तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी। कॉपी पे कोई लाइन ऐसे खींची जाएगी तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब कि एक ऐसा आव्यूह, देखिए क्षैतिज का मतलब वो इस तरह से फैला होगा। जैसे एक आव्यूह है, आव्यूह A बराबर 1 3 5 7 2 1 3 9, इस तरह से। देखिए इस आव्यूह का प्रसार ऐसे ज्यादा है ऐसे कम है। क्यों? क्योंकि ऐसे कम है क्योंकि देखिए कौठे पंक्ति है R1 R2, दो पंक्ति है, स्तंभ कौठे हैं C1 C2 C3 C4, यानी ऐसे देखा जाए तो 4 चीजें हैं और ऐसे देखी जाए तो 2 चीजें हैं। तो क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं हम लोग? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। हेलो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, या ऐसे कह लीजिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो। अगर स्तंभों की संख्या मानेंगे तो ज्यादा होगी, पंक्तियों की संख्या मानेंगे तो वो कम होगी। माने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, जैसे ये हो गया,
ये किस क्रम का है बताइएगा जरा, ये किस क्रम का है? ये 2 गुणे 4 क्रम का अवयव है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। पहले पंक्ति का लिखा जाता है, फिर स्तंभ के संख्याओं को लिखा जाता है। तो ये 2 गुणे 4 क्रम का एक क्षैतिज अवयव है। तो क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक, आइए चलते हैं। क्षैतिज अवयव के बाद दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। दूसरा क्या है बंधु? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, यानी ऐसा अवयव जो खड़े खड़े यानी कि ऐसे स्तंभ के रूप में ज्यादा फैला होगा। जैसे अवयव ए बराबर ऐसा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 4 2 1 7 3 4 6 2 0 1 -3, इस तरह का कोई अवयव आ गया। और बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए 7 0 5, बोलिए ये ऐसे ज्यादा फैला हुआ है। देखिए इसमें कठे पंक्ति है 1 2 3 4 और 5, ये 5 पंक्ति हैं। ऐसे कितने स्तंभ हैं इसमें? 1 2 3, तो कुल 3 स्तंभ हैं। स्तंभ तो ऐसे ऐसे जो है क्षैतिज के रूप में कम फैला है, 3 है। ऐसे ऊर्ध्वाधर में ज्यादा फैला है, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ऊर्ध्वाधर अवयव की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, ऐसे अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ये बताइए ये किस क्रम का ऊर्ध्वाधर अवयव है? तो पंक्ति कठे है, 5 पंक्ति है, और स्तंभ कठे है 3 थे, तो ये 5 गुणे 3 क्रम का या 5 गुणे 3 कोटि का अवयव है। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं वर्ग अवयव। अगला है वर्ग अवयव। परिभाषा वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर से बोल देते हैं परिभाषा इसकी, एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे में ये नोट कर लीजिएगा। अब अगला है ऊर्ध्वाधर अवयव के बाद अगला आता है वर्ग अवयव। तीसरा नंबर है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव देखिए किसे कहते हैं? वर्ग अवयव क्या होता है? एक ऐसे, देखिए वर्ग का मतलब क्या था? वर्ग आप जानते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इसमें वर्ग होता है ना। वर्ग में क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो भैया जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर हो उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। यही तो मतलब निकलता है। तो वर्ग अवयव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये ए है, 1 3 2 5 -1 0 7 1 4, ये 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। अब देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। स्तंभ कठे है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसी को हम वर्ग अवयव कहेंगे। माने एक परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। ये किस क्रम का वर्ग अवयव है? तो ये तृतीय क्रम का या तृतीय कोटि का या 3 गुणे 3 क्रम का वर्ग अवयव है ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं मुख्य विकर्ण। इसी देखिए मुख्य विकर्ण हमेशा वर्ग अवयव में बनेगा। मुख्य विकर्ण क्या होता है? जैसे
किसी आयत का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण किसे कहते हैं? आयत का विकर्ण। आयत के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आयत का विकर्ण कहलाती है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण किसे कहते हैं? किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को उस वर्ग का विकर्ण कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी विकर्ण बनता है, आव्यूह में भी विकर्ण बनता है। अगर कोई पूछे कि आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, देखिए मुख्य विकर्ण और विकर्ण इसमें अंतर है। मुख्य विकर्ण क्या है? देखिए किसी भी आव्यूह में बाईं तरफ के सबसे ऊपर वाले अवयव से दाईं तरफ के सबसे नीचे वाले अवयव को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उसका मुख्य विकर्ण कहलाएगी। किसी आव्यूह में, ध्यान देना भैया, किसी आव्यूह में बाईं और बाईं तरफ के सबसे ऊपर वाले अवयव, बाईं तरफ देखिए ऐसे खड़े हो जाइए, बाईं तरफ माने इधर वाले के, तो बाईं तरफ के सबसे ऊपरी अवयव तथा दाहिनी तरफ के सबसे निचले अवयव को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली रेखा को उसका मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे है पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश क्या होता है? पंक्ति आव्यूह क्या है? देखिए ये तो हो गया वर्गाव्यूह, वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण। अब आगे है चौथा है पंक्ति आव्यूह। देखिए पंक्ति आव्यूह क्या होता है या पंक्ति सदिश क्या है? पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जैसे इसके नाम से आपको महसूस होना चाहिए या फिर लगना चाहिए कि पंक्ति माने एक पंक्ति होगा, इसमें माने केवल पंक्ति होगी, बस एक पंक्ति होगा। स्तंभ चाहे जितने हो सकते हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंक्ति एक होनी चाहिए। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। जैसे क्या है भैया? आव्यूह ए बराबर, जैसे मान लीजिए 1 4 6 9, ये क्या है? ये एक पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि पंक्ति तो केवल एक है, लेकिन स्तंभ बताइए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ ऐसे से 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, तो ये 1 × 4 क्रम का पंक्ति आव्यूह। माने एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो और स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो, 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो चाहे जितनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। अब आगे आता है क्षैतिज आव्यूह ना, इसको देखिए पंक्ति आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह भी कह देंगे ना, क्योंकि क्षैतिज के रूप में ज्यादा फैला है कि नहीं? ऐसे कम फैला है, ठीक है, ऐसे कम फैला, ऐसे तो ज्यादा फैला है, तो इसको हम क्षैतिज आव्यूह भी कहते हैं। अब आगे है पंक्ति आव्यूह के बाद आता है स्तंभ आव्यूह। जैसे पंक्ति आव्यूह है उसी तरह स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कह लीजिए तो किसे कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी हो। देखिए पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह में एकदम अपोजिट अंतर होता है, डिफरेंस। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? एक पंक्ति होती है, स्तंभ पता नहीं कितने होते हैं, चाहे जितने हो सकते हैं। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है? एक स्तंभ होती है, पंक्ति चाहे जितने हो सकते हैं। तो स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितने हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये एक तरह से स्तंभ आव्यूह है, ठीक है, या स्तंभ सदिश है। अब आगे है शून्य अथवा रिक्त आव्यूह। शून्य अथवा रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए शून्य अथवा रिक्त आव्यूह क्या होता है? जो भी नंबर हो कर लीजिएगा उसको। शून्य अथवा रिक्त आव्यूह एक ऐसा आव्यूह, देखिए रिक्त का मतलब ऐसा नहीं कि खाली आव्यूह रहेगा। शून्य अथवा रिक्त का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह ए बराबर 0 0 0 0 0 0 0, चाहे जितने 0 डाल दीजिए इसमें, ये क्या है? एक शून्य आव्यूह है। और किस क्रम का शून्य आव्यूह है? 3 × 4 क्रम का, क्योंकि 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, ठीक है। अब आगे है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह।
इकाई अथवा तत्समक आव्यूह है। तो देखिए आगे है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है। आव्यूह के प्रकार में आगे चलेंगे, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, इकाई अथवा तत्समक, देखिए इकाई अथवा तत्समक आव्यूह को हम आई से व्यक्त करते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, इकाई माने एक ऐसा, देखिए परिभाषा ही कहती है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों उसे इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आव्यूह, इसलिए इसको हम I3 कहेंगे। अगर यही 2 गुणे 2 क्रम का होता है, जैसे I2 का मतलब हो गया 1 0 0 1, ये 2 गुणे 2 क्रम का है। I4 क्या है, I4 का मतलब होता है 4 गुणे 4 क्रम का, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये क्या है, ये एक 4 गुणे 4 क्रम का, 4 गुणे 4 क्रम का। देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं, बाकी से सभी शून्य हैं। ठीक है, तो इकाई अथवा तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, बाकी शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह के रूप में होता है और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। अगर 4 गुणे 4 क्रम का है तो I4 कहेंगे, 3 गुणे 3 क्रम का है तो I3 कहेंगे, 2 गुणे 2 क्रम का है तो I2 कहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, हेडिंग डाल दे पहले, विकर्ण आव्यूह देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह, देखिए विकर्ण आव्यूह भी वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का के सभी अवयव कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बाकी से सभी अवयव शून्य हो। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह का मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा उनके अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होंगे, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह ए बराबर, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये एक विकर्ण आव्यूह है। आव्यूह B बराबर एक और आव्यूह लेते हैं, 1 0 0 0 2 0, ठीक है, 0 0 3, कुछ भी हो सकता है भैया। ए आव्यूह C ले लेते हैं, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, कुछ भी हो सकता है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को अगर इसमें छोड़ दिया जाए, इसमें छोड़ दिया जाए और इसमें छोड़ दिया जाए तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ न कुछ हैं, लेकिन बाकी से सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, यानी एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम एक आव्यूह ले लें, जैसे मान लीजिए कि आव्यूह P बराबर हम ले लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह है और ये इकाई या तत्समक आव्यूह भी होता है। यानी प्रत्येक इकाई या तत्समक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक इकाई या तत्समक आव्यूह नहीं हो सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि इकाई या तत्समक आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य होते हैं। तो यही तो कह रहा है, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा यही है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो।
ठीक है। लेकिन इकाई या तत्समक आव्यूह कहता है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होने चाहिए। तो ये एक विकर्ण आव्यूह बन सकता है, लेकिन ये विकर्ण है लेकिन इकाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे। अब आगे है अदिश आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण के तत्व यानी विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह के बाद आता है अदिश आव्यूह। देखिए आव्यूह बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अभी क्या पढ़े हैं। आगे है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब देखिए ध्यान दीजिए, A 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये एक अदिश आव्यूह है। आव्यूह B बराबर आ गया A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये एक अदिश आव्यूह। माने परिभाषा क्या कहती है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, आगे है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ध्यान दीजिए, ऊपरी त्रिभुजीय ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, देखिए एक ऐसा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह, जैसे ये है आव्यूह A बराबर, ऊपर त्रिभुजाकार बनेगा और नीचे जो है सभी अवयव शून्य होंगे मुख्य विकर्ण के ऊपर। देखिए एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव को छोड़कर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। उल्टा चलता है, ऊपरी त्रिभुजी में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, जैसे 1 2 3 0 4 6 0 0 3, ये क्या है, मुख्य विकर्ण ये है, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य है। और अगर इसको और थोड़ा बड़ा सा करना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3 के बाद 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 0 0 0 6 0 0 0 6 ले लेते हैं। तो अब बताइए मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है। तो यही तो परिभाषा है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो और मुख्य विकर्ण और उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य न हो। एकाक के शून्य हो जाएगा चलेगा, लेकिन सब थोड़ी शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उससे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद आता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या है, उल्टा चलेगा। ऊपरी त्रिभुजी के बाद आता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, देखिए निम्न कर रहा है तो ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, जैसे 1 0 0 0 4 6 0 0 5 -1 3 0, है ना। और आगे चलते हैं 7 2 -1 5। देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव इस बार शून्य हैं। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उससे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो यहां तक तो था आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार जो टॉपिक था वो यहाँ तक क्लियर हो गया। कल वापस हम लोग आएंगे इस वीडियो में और देखेंगे आव्यूह की समानता क्या होती है, उसके बाद आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का अंतरफल, आव्यूहों का गुणनफल, इन सब सारी चीज़ों को कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।